गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम भक्ति काल पर एक प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस प्रश्न को नोट डाउन भी करवाएंगे। प्रश्न है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें। देखें, सबसे पहले एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि अगर इस तरह के प्रश्न हो, कहां तक सहमत हैं, तो ऐसे प्रश्नों के स्ट्रक्चर बड़े क्लियर होते हैं। नहीं, अपने आप आंसर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मुझसे अगर पूछें तो पूर्ण सहमति या पूर्ण असहमति जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कुछ हद तक सहमति हो सकती है, कुछ हद तक असहमति हो सकती है। पूरी तरह से सही और पूरी तरह से गलत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इस चीज को समझिए। नहीं तो ऑटोमेटिकली इसका पहला डायमेंशन क्या होगा? अगर हम सहमत होना चाहें तो इससे सहमति का क्या आधार होगा? अगर कोई असहमत होना चाहे तो असहमति का क्या आधार होगा? अगर कोई सहमत होना चाहे तो सहमति का क्या आधार होगा? अगर कोई असहमत होना चाहे तो असहमति का आधार क्या होगा? फिर इसी के कंटेक्स्ट में हमारा क्या होगा? कंक्लूजन होगा। नहीं, जिस कंक्लूजन में हमें यह स्पष्ट करना होगा कि क्यों सहमति या असहमति के बिंदुओं को खारिज करते हुए असहमति या सहमति प्रदर्शित की गई है।
बातें स्पष्ट हुई? आंसर का ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब अगर आप ध्यान रखें तो अगर भक्ति काल को हम स्वर्ण काल के दावेदार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, स्वर्ण काल मान रहे हैं, तो दो और चीजों को हमको ध्यान में रखना। पहला, स्वर्ण काल किसने कहा और उसका आधार क्या था? स्वर्णकाल किसने कहा और उसका आधार क्या था? स्वर्णकाल कहने का आधार। एक इस बात को हमें ध्यान में रखना, और दूसरा किस बात को ध्यान में रखना है? नहीं, स्वर्ण काल के अन्य दावेदार और उस दावेदारी का आधार। एट द सेम टाइम अगर हम जाकर के देखें तो हमें यह भी देखना है भक्ति काल की सीमाएं क्या हैं। भक्ति काल की सीमाएं क्या हैं, और अगर उसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो भक्ति काल की वे सीमाएं किस प्रकार स्वर्ण काल के रूप में भक्ति काल की दावेदारी पर क्या करती हैं, स्वर्ण काल के रूप में भक्ति काल की दावेदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई आती। क्या इसका मतलब क्या हुआ? अरे अन्य दावेदार का मतलब क्या हुआ ये बतलाइए ना। एक मिनट बोलने दे ना। हाँ, किसके? हाँ, अन्य का मतलब थोड़ा सा और क्लियर करें। पढ़ें फिर से, तो क्या लिखा है हमने? हाँ, थिंक थ्राइस बिफोर रिएक्टिंग। जब आप रिएक्ट करते किसी भी चीज पर, तो रिएक्ट करने के पहले एक बार जरूर सोचें क्या कहा जा रहा है, नहीं? और उस कहे जाने के क्योंकि पहले कहे जाने का अभिप्राय तो हम समझे। सिंपल सी चीज है, अगर भक्ति काल स्वर्ण काल नहीं है, एक स्वर्ण काल के संदर्भ में भक्ति काल की दावेदारी हो सकती है, नहीं? और एक दूसरी स्थिति हो सकती है कि भक्ति काल के की इस दावेदारी को अन्य काल चुनौती दे। तो जब भक्ति काल की इस दावेदारी को अन्य काल के द्वारा चुनौती दी जाएगी, तो वो चुनौती भक्ति काल के स्वर्ण काल की दावेदारी के पक्ष में जाएगी या विपक्ष में जाएगी? तो दिक्कत कहां पर थी? हाँ, बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? तो अगर हम देखें भक्ति काल को स्वर्ण काल दो लोगों ने कहा। एक ग्रियर्सन ने कहा
भक्ति काल को स्वर्ण काल, और दूसरा बाबू श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। नहीं, गिरियर्सन ने क्यों कहा और बाबू श्याम सुंदर दास ने क्यों कहा? नहीं, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो विजिबल रीजन है, गिरियर्सन का मानना है कि यह हिंदी साहित्य में लोक भाषा के साहित्य का उत्कर्ष है। जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेज के लिटरेरी डेवलपमेंट का क्लाइमैक्स है यह। चाहे आप उसको अवधि के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, चाहे उसको ब्रज के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, नहीं, चाहे आप उस वर्नाकुलर लैंग्वेजेज को भाखा के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, और हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि की जब बात आती है तब जिनका नाम पहले पहल हमारे दिमाग में कौंधता है, ठीक है। अगर आप देखें तो वे नाम क्या हैं? कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, पहला नाम यही कौंधता है ना हमारे मानस पटल पर। उसके बाद ही कोई दूसरा नाम आता है। तो गिरियर्सन महोदय ने एक इसके कंटेक्स्ट में कहा। दूसरा कंटेक्स्ट क्या है गिरियर्सन का? तो दूसरा कंटेक्स्ट है कि वर्नाकुलर लिटरेचर की पहुंच इस समय के शिक्षित समाज तक केवल नहीं थी, अशिक्षित समाज तक भी इसकी पहुंच थी। और यह पहुंच क्या करती है? तो यह पहुंच जो है वह कहीं न कहीं भक्ति आंदोलन के ग्रास रूट लेवल पर इंपैक्ट को क्रिएट करती हुई आती। उनका कहना है कि भक्ति काव्य ने आम जन को प्रभावित किया और कहीं गहरे स्तरों पर प्रभावित किया। यह दूसरा कंटेक्स्ट है। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो तीसरा कंटेक्स्ट इमर्ज करता है कि गिरियर्सन जो है जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप देखें उनमें क्रिश्चियनिटी के प्रति एक आग्रहशीलता दिखाई पड़ती, ईसाइयत के प्रति एक आग्रहशीलता दिखाई पड़ती। वेस्टर्न सुपरमेसी, पश्चिमी श्रेष्ठता का भाव उनमें मौजूद है। और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो उन्होंने इसको किस कंटेक्स्ट में देखा?
उन्होंने कहीं न कहीं भक्ति आंदोलन पर ईसाइयत के प्रभाव को नोटिस किया। और आप अगर देखें तो कहीं न कहीं यह ईसाइयत का प्रभाव ही है जिसने ग्रियर्सन को भक्ति आंदोलन को स्वर्णकाल कहने के लिए उत्प्रेरित किया, अदर फैक्टर के अलावा। अब अगर हम मूव करें यहां से तो दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी? तो बाबू श्याम सुंदर दास। और अगर श्याम सुंदर दास भक्ति काल को स्वर्णकाल की संज्ञा देते तो उसके पीछे रीजन क्या है? श्याम सुंदर दास में अगर आप देखें तो वैष्णव भक्ति के प्रति एक आकर्षण है, और उनकी नजरों में अगर आप जाकर के देखें तो भक्ति काल जो है वैष्णव भक्ति के उत्कर्ष को संकेतित करता हुआ आता। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, मतलब उनका वैष्णव भक्ति के प्रति आकर्षण जो है वह इस बात से प्रकट होता है कि वे कहते हैं कि हिंदी काव्य में से यदि वैष्णव कवियों के काव्य को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह इतना हल्का होगा कि हम उस पर किसी प्रकार का गर्व ना कर सकेंगे। नहीं, अब अगर आप जाकर के देखें तो इतनी चीजों को जानने के बाद क्या लगता? तो इतनी चीजों को जानने के बाद हम यह कह सकते, ये दोनों के दोनों बिंदु हमने ओपिनियन की चर्चा की, क्या आधार था। अब अगर उससे इतर हट करके देखें तो अनुभूति, अभिव्यक्ति, अनुभूति, अभिव्यक्ति और लोक प्रभाव, इन तीनों ही दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी साहित्य का कोई भी कालखंड जो है भक्ति काल के इर्द गिर्द ठहरता हुआ दिखाई पड़ता। किसी भी कालखंड को ले लें, कोई भी कालखंड आपको भक्ति काव्य के इर्द गिर्द ठहरता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें मतलब इतने लंबे समय तक एक से एक रचनाकार हुए भक्ति काल में और उनके द्वारा एक से एक रचनाएं लिखी गई, तो साहित्यिक उत्कृष्टता की दृष्टि से देखें तब भी, लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तब भी, साहित्यिक उत्कृष्टता की दृष्टि से देखें तब भी, लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तब भी, व्यापक लोक प्रभाव की दृष्टि से देखें तब भी, और
साहित्य के विकास की भावी दिशा को प्रभावित करने की दृष्टि से देखें तब भी हिंदी साहित्य का कोई भी दूसरा कालखंड जो है भक्ति काव्य के इर्द गिर्द ठहरता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। नहीं, अब अनुभूति, अभिव्यक्ति और लोक प्रभाव, इस डायमेंशन की विस्तार से हमने एक प्रश्न में चर्चा की है, तो पहले इस डायमेंशन को लिख लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिखें, भक्ति आंदोलन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। जिसने हिंदी साहित्य की जातीय चेतना और जातीय संस्कारों के निर्धारण में अहम एवं निर्णायक भूमिका निभाई। अहम एवं निर्णायक भूमिका निभाई। ना तो भक्ति साहित्य से गुजरे बिना हिंदी साहित्य की मुकम्मल समझ विकसित हो सकती है और ना ही भारतीय समाज एवं संस्कृति की मुकम्मल समझ। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी साहित्य के साथ साथ भारतीय समाज एवं संस्कृति की स्थापना, भारतीय समाज एवं संस्कृति की आत्मा भक्ति साहित्य में निवास करती है। भक्त कवियों ने साहित्यिक फलक पर करीब करीब 10
250 से 300 वर्षों तक राज किया। 250 से 300 वर्षों तक राज किया और न केवल राज किया वरन साहित्य के, हिंदी साहित्य के भावी विकास की, हिंदी साहित्य के भावी विकास की दशा एवं दिशा को प्रभावित करते हुए संवेदना और शिल्प दोनों के ही धरातल पर संवेदना और शिल्प दोनों के ही धरातल पर एक ऐसी लकीर खींची, एक ऐसी लकीर खींची जिसे जो परवर्ती रचनाकारों के लिए मानदंड बन गई, जो परवर्ती रचनाकारों के लिए मानदंड बन गई और जिसको लांघ पाना परवर्ती रचनाकारों के लिए संभव नहीं हो सका। कम से कम अब तक के रचनाकारों के संदर्भ में, कम से कम अब तक के रचनाकारों के संदर्भ में तो इतनी बातें कही ही जा सकती हैं, तो इतनी बातें कही ही जा सकती हैं। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का विशिष्ट स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड के साहित्य के वैशिष्ट्य का इस कालखंड के साहित्य के वैशिष्ट्य का निरूपण करते हुए कहा इन्वर्टेड कमा में समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का, समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का
अकेला साहित्य है। अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति साहित्य एक महत् साधन और प्रेम उल्लास का साहित्य है। यहां जीवन के सभी विषाद, निराशाएं, यहां जीवन के सभी विषाद, निराशाएं तथा कुंठाएं मिट जाती हैं। इसमें निमज्जन करके भारतीय जनता को अलौकिक सुख और शांति मिलती है। यह सुख शांति अन्य किसी काल में संभव नहीं। इन्वर्टेड कमा बंद। बाबू श्याम सुंदर दास जिस युग में, इन्वर्टेड कमा में, जिस युग में कबीर जायसी तुलसी सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की, दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी। देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। निश्चय ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस कथन का आशय यही है